हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टैब हैंड लर्नर्स चैनल। तो अब तक हमने पार्ट 1 कर लिया था स्टाफिंग का, जिसमें हम स्टाफिंग प्रोसेस पे पहुंच गए थे, उसके पार्ट्स बता दिए थे। पर आज हम इन पार्ट्स को, इन स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इज आवर फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग प्रोसेस। सो ये क्या कहता है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स मीन्स knowing how many persons are needed and of what type, that is educational qualification, skills, prior experience, personality characteristics, etc. in the organization to fill the various job positions created while designing the organizational structure. तो इसका मतलब ये है, estimating manpower requirement is concerned with कि हमें कितने पर्सन्स, कितने इंडिविजुअल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए और वो इंडिविजुअल्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए। लाइक हमारे पास एक मार्केटिंग मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो उस फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट के लिए हमें कैसा इंडिविजुअल चाहिए होगा? जो फाइनेंस में एक्सपीरियंस्ड हो, डैब हैंड हो, स्किल्ड हो, कॉम्पिटेंट हो, कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे फाइनेंसेस को संभाल सके। ये उसकी क्या कहते हैं, क्वालिटी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उसकी बढ़िया होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब तो यहाँ लिखा हुआ है, ताकि वो जितनी भी जॉब पोजीशन अभी हमारे पास खाली है या क्रिएट करी हुई है, उन्हें वो फिल कर सके। तो उसको फिल करने के लिए, उसकी क्वालिटीज को मीट करने के लिए, या हमें कितने इंडिविजुअल्स चाहिए, वो सब देखने के लिए वो कौन सा स्टेप होता है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर भी दो टर्म्स है, एक है वर्कलोड एनालिसिस, एक है वर्कफोर्स एनालिसिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। वर्कलोड एनालिसिस क्या कहता है? इट इज एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी for the performance of various jobs and accomplishment of organizational objective। वो ये कह रहा है, वर्कलोड एनालिसिस एक ऐसा असेसमेंट होता है जिसमें हमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कितनी एम्प्लॉयज चाहिए और कितने टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए, नेसेसरी है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमें कितने चाहिए, ये वो बता रहा है। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब, ताकि हम अपनी वेरियस जॉब्स पे इंडिविजुअल्स को फिल कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। लाइक वर्कलोड एनालिसिस कहता है कि हमें 50 एम्प्लॉयज की जरूरत है, 50 एम्प्लॉयज आर नेसेसरी, 50 एम्प्लॉयज आर नेसेसरी, हमें 50 एम्प्लॉयज तो चाहिए ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो इट इज वर्कलोड एनालिसिस। अब वर्कफोर्स एनालिसिस क्या कहता है? Workforce analysis is an assessment of the number and type of human resources available in the organization। Workforce analysis is concerned with कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी कितने ह्यूमन रिसोर्सेज, कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं। वर्कफोर्स एनालिसिस ये बताता है। वर्कलोड एनालिसिस क्या बताता था? कि कितने हमें एम्प्लॉयज, स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, नेसेसरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। वर्कफोर्स एनालिसिस बताता है कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अब जो वर्कफोर्स एनालिसिस है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लाइक अभी शायद क्या ऑर्गेनाइजेशन में 30 एम्प्लॉयज हो, या हो सकता है अभी ऑर्गेनाइजेशन में 70 एम्प्लॉयज हो। कई का डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी होता है, जरूरत से ज्यादा ही। बट 70 एम्प्लॉयज वाला केस बहुत कम होगा, रेयर चांस, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितनी जरूरत है उससे ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करती नहीं है। ये सिर्फ एग्रीकल्चर में ही मोस्टली देखने को मिलता है, बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सैलरी किसी को पे नहीं करती है। तो 30 एम्प्लॉयज वाला केस ही ज्यादा चांस है कि वर्कफोर्स एनालिसिस कम ही होता है वर्कलोड एनालिसिस से। A situation of overstaffing would necessitate employee removal or transfer somewhere। अगर आपके पास overstaffing हो गई, लाइक जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 50 एम्प्लॉयज की जरूरत है लेकिन है हमारे पास 70 एम्प्लॉयज, तो इसका मतलब ये जो +20 एम्प्लॉयज हैं ये ओवर स्टाफ है, इनकी जरूरत नहीं हमें, ये फिर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है। तो अब क्या होगा? एम्प्लॉय रिमूव करने पड़ेंगे, या तो इन 20 एम्प्लॉयज को हटा दो या इनका कहीं और किसी और ब्रांच में या ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। अदरवाइज
देयर वुड बी मोर प्ले लेस वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे बट काम होगा कम, क्योंकि आधे तो खाली बैठे रहेंगे, उनकी जरूरत ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो खाली बैठे रहेंगे और फिर उनकी सैलरी तो देनी पड़ेगी। On the other hand, a situation of understaffing would necessitate the starting of the recruitment process. अभी देखो यहाँ पे 50 एम्प्लॉयज की हमें जरूरत थी, अगर अब हम दूसरा केस लेते हैं वो 30 एम्प्लॉयज वाला, इट मीन्स अब हमें 20 एम्प्लॉयज की नीड है। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे -20 कर देते हैं, क्योंकि अभी तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज हटाने हैं ना, इसलिए -20 कर देते हैं। यहाँ हमें एम्प्लॉयज लेने, इसलिए मैंने यहाँ +20 कर दिया। अब देखो +20 एम्प्लॉयज हमें और चाहिए, तो अभी 20 एम्प्लॉयज कहाँ से आएंगे? जरूर मेरे को लोगों को बुलाना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा, तभी आएंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो वो स्टाफिंग का प्रोसेस है, वो दोबारा इनिशिएट करना पड़ेगा, मेरे को रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, मेरे को ऐड देनी पड़ेगी, मेरे को एम्प्लॉयज को बुलाना है। Before starting the recruitment process, it is important to translate manpower requirement into specific job description and candidate profile, desired qualification, experience, personality characteristics, and so on. पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि जो मैन पावर रिक्वायरमेंट्स है, जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं कि इस बंदे में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन सबको मैं ट्रांसलेट करके एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाऊं कि मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट अभी सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन में खाली है, वैकेंसी है। सो जिस इंडिविजुअल की ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो, क्वालिटीज़ हो, उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हो, वो इंटरव्यू देने आ सकता है। और उसकी एक कैंडिडेट प्रोफाइल बना दी जिसके अंदर क्वालिफिकेशन, एक होता है एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मीट करना है, तो वही चीज है, ये कैंडिडेट प्रोफाइल में ही लिखी होती है कि अगर आप इस चीज के एलिजिबल हो तो प्लीज काइंडली कम एंड गिव द इंटरव्यू एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, ये सब वैकेंसी में लिखा होता है कि अभी वैकेंसी खाली है तो आप आके इंटरव्यू दे सकते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा फर्स्ट प्रोसेस। अब हमें एम्प्लॉयज चाहिए, और तो अब हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे चलेंगे। सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या कहता है? Recruitment may be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Recruitment ये process होता है कि अपने जो prospective employees हैं, जो employees हमें चाहिए, उनको search करो and stimulate them, उन्हें इकट्ठा करो to apply for jobs in the organization. Like अगर तुम एक ad लगाओगे तो अगले दिन तुम्हारे पास बहुत सारे applicants आ जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो वो वही कह रहा है कि पहले उन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करो, उन्हें स्टिमुलेट करो ताकि वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्यों? एज इट सीक्स टू अट्रैक्ट सुइटेबल एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर अवेलेबल जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि अलग अलग जॉब्स के लिए, जो जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है उनके लिए अप्लाई करो। अट्रैक्ट करता है वो लोगों को, एक तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ओके, there are two sources of recruitment, internal and external. So there are two sources of recruitment, एक होता है internal source और external source। अभी हम recruitment को इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब हम क्या कहते हैं चैप्टर पढ़ेंगे, तो इन तीनों को, रिक्रूटमेंट को, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को और सिलेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो कि एक इंटरनल सोर्स होता है और एक्सटर्नल सोर्स होता है। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मे बी एक्सप्लोर्ड। इंटरनल सोर्सेज एग्जांपल ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन। इंटरनल सोर्सेज के एग्जांपल है ट्रांसफर और प्रमोशन, may be used to a limited extent. For fresh talent and wider choice, external sources, example advertisements, management consultants, internet, etc. are used. तो अगर आपको बाहर से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना है, कि बाहर से लोगों को, एप्लीकेंट्स को बुलाना है, तो आप एडवर्टीजमेंट देते हो और आप वेबसाइट पे अपनी वैकेंसी डाल देते हो, तो ये सब एक्सटर्नल सोर्स के लिए, किसी बाहर वाले बंदे को बुलाना है आपको तो। लेकिन अगर इंटरनल सोर्स करना है, मीनिंग कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक अलग ब्रांच है दूसरी जगह, तो वहां पे अगर ओवर स्टाफ हो रहा है, तो वो ओवर स्टाफिंग के जितने भी ज्यादा एम्प्लॉयज है वो आपको भेज देगा। इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर। तो ये इंटरनल सोर्स है कि दूसरी ब्रांच से ही इंडिविजुअल्स यहाँ आ गए, किसी बाहर वाले को नहीं लिया।
सो आई होप आपको एक आइडिया पता चल गया होगा इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स का। नाउ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई मतलब एम्प्लॉयज हमारे पास कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, इंटरनल सोर्स से आ सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से आ सकते हैं, ऐसे किन किन सोर्सेज से आ सकते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो। असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट देखो, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी देखो, सारी चीजें डिस्कस करो कि किसका काम ज्यादा अच्छा होगा, किससे हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, क्या कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा बेनिफिशियल होगा, कहाँ से रिक्रूटमेंट करे, वो सब एक असेसमेंट करो, जैसे आप प्लानिंग में पूरा प्लान बनाते थे वैसे ही। चूजिंग द मोस्ट सुइटेबल सोर्सेज, देन उसके बाद जब आप पूरा असेसमेंट कर लो तो उसके बाद अपना सुइटेबल सोर्स चूज करना, सिलेक्ट करना, एंड लास्ट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसी। और फिर एप्लीकेशंस को इनवाइट कर लो। लास्ट में आपने जोन सा भी सोर्स सोचा हो, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वहां से लोगों को बुला दो ताकि लोग अप्लाई करें। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। So these are four steps only. Objective of recruitment. The objective of recruitment is to identify and attract potential employees with the necessary characteristics of qualification and the adequate number for the jobs available. Recruitment का objective है कि identify करो और attract करो potential employees को with the necessary characteristics, जिनके अंदर capability हो, characteristics हो, qualification हो, उनको attract करो, identify करो, ताकि वो जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है उसमें अप्लाई कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट। इसे अभी हम और आगे डिस्कस डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेक्शन पे चलते हैं फिलहाल अभी। Selection is the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. रिक्रूटमेंट के बाद आपके पास जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे अप्लाई करने के लिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन में ये काम है कि जितने भी कैंडिडेट्स आ रखे हैं उनमें से आप एक बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करो। क्योंकि पोस्ट एक है तो एक ही इंडिविजुअल उस पर काम करेगा, सारे तो नहीं करेंगे, तो आपको उसमें से बेस्ट पर्सन सिलेक्ट करना है। इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या था? पॉजिटिव प्रोसेस था। ये है नेगेटिव प्रोसेस। Because the candidates are required to take a series of employment tests and interviews. At every stage, many are eliminated and few move on to the next stage. अब क्या होता है, सिलेक्शन के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज एलिमिनेट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर वो उन जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये नेगेटिव प्रोसेस है, बिकॉज एम्प्लॉयज जो हैं फेल हो जाते हैं, एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो जाता है, बिकॉज दे फेस द रिजेक्शन, उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। दैट्स वाई ये नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट में कोई रिजेक्शन नहीं होता, सब आके अप्लाई कर देते हैं, इसलिए पॉजिटिव प्रोसेस है। In case of highly specialized jobs, the rigor of the selection process serves two important purposes. It ensures that the organization gets the best among the available. Organization को इंश्योर करना चाहिए कि उन्हें एक बेस्ट पर्सन मिले जितने भी अवेलेबल पर्सन हैं उनमें से। It enhances the self-esteem and prestige of those selected and conveys to them the seriousness with which the things are done in the organization. ये उनका सेल्फ एस्टीम, मोरल और प्रेस्टीज एम्प्लॉयज का बढ़ाता है अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हो जाते हैं, और वो उतनी ही सीरियसनेस के साथ फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो और उन्हें भी फायदा हो, उनकी भी रिस्पेक्ट बढ़े। सिलेक्शन प्रोसेस में कंटिन्यू even after the offer of employment acceptance and joining of the candidate. It is so because the process of selection involves judgment about the performance potential of the candidate. कई बार क्या होता है, कैंडिडेट का सिलेक्शन हम ऐसे भी कर लेते हैं कि हम उसे काम पे काम करने के लिए कुछ दिन बुलाते हैं, फिर उसका काम देखते हैं और उसका काम देखने के बाद जज करते हैं क्या उसे ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहिए या नहीं। और जब अगर उसका काम पसंद आ गया तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशन में रख लेते हैं, नहीं पसंद आया तो किसी दूसरे को मौका देते हैं। तो वो वही कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट देने के बाद या कैंडिडेट ज्वाइन कर ले उसके बाद भी हम सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब हम इसे डिस्कस करेंगे, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको इसका आइडिया नहीं दिया था। तो प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच ही या शी हैज बीन सिलेक्टेड। प्लेसमेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉय जो सिलेक्ट हुआ है वो अपनी पोजीशन और पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है, ये होता है प्लेसमेंट।
Orientation is introducing the selected employee to other employees and familiarizing him or her with the rules and policies of the organization. Orientation कई बार आपके schools और colleges में भी होता होगा, जिसमें first day आपको teacher introduce करा दिया है चीजों से, कॉन्सेप्ट से एंड ऑफ। सो ओरिएंटेशन भी यहाँ पे भी यही होता है कि जो सिलेक्ट हो चुका है एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस में, उसे हम दूसरे एम्प्लॉयज के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसे वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ फेमिलियराइज कराते हैं, रूल्स और पॉलिसी समझाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। सो ये जो प्रोसेस है फेमिलियराइजेशन का, ये कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड, फेमिलियराइजेशन called orientation is very crucial and may have a lasting impact on his decision to stay and on his job performance। और ये जो ओरिएंटेशन का प्रोसेस है, ये एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है एम्प्लॉय के मन में, कि अगर जितनी अच्छी ओरिएंटेशन उसे अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, वो उतना ही उसका मन करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। लाइक आपकी अगर कोई टीचर है, वो आपको अच्छे से ओरिएंटेशन ही ना करे या फेमिलियराइज ना करे आपको कॉन्सेप्ट से, तो आपको आगे क्या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनेगा? जब स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं हुई आपकी, तो ऑब्वियसली नॉट, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उसमें भी। तो यही चीज होती है, बट एम्प्लॉय इतना स्ट्रगल नहीं करेगा, उसे क्या फर्क पड़ रहा है वो काम करे या ना करे, उसे अगर दूसरे जॉब्स ऑफर मिल रहे हैं तो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Training and development is an attempt to improve the current or the future employee performance by increasing an employee's ability to perform through learning. Organizations have either in-house training centers or have forged alliances with training and educational institutes to ensure continuing learning of their employees। तो वो ये कह रहा है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक अटेम्प्ट होता है, एक वे होता है, एक तरीका होता है कि ताकि वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, करंट और फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि वो अपनी करंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, या कोई न्यू एम्प्लॉय है तो वो अपनी फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या करेगी, वो उसकी एम्प्लॉय की एबिलिटी को इम्प्रूव कर देगी, इंक्रीज कर देगी, क्योंकि वो नई चीजें सीखेगा, उसे काम करना आएगा, तो वो इम्प्रूव करेगा ही। कई ऑर्गेनाइजेशन के पास तो खुद के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, और कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ एक पार्टनरशिप या टाइप आप कह सकते हो, या एक अलायंस रखती है, एक डील रखती है कि अगर मैं हमारे यहाँ जितने भी ट्रेनिंग के लिए एम्प्लॉयज चाहिए होंगे वो हम आपके इंस्टीट्यूट्स में भेजेंगे, तो हम या तो आपको स्पॉन्सर कर देंगे, या उनके बीच कोई भी डील हो रखी होती है, तो ऐसा वो करते हैं ताकि वो उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके कॉन्टिन्यूइंग लर्निंग, उनकी लर्निंग रुके ना, चलती रहे और वो इम्प्रूव कर सके। By offering the opportunities for career advancement to their members, organizations are not only able to attract but also retain its talented people। तो क्या होता है, जब हम करियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज अपने मेंबर्स को देते हैं, अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती, ऑल्सो रिटेन इट्स टैलेंटेड पीपल। ये नहीं कि नए लोग आए जा रहे हैं बस ऑर्गेनाइजेशन में, जो पुराने लोग हैं वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कई सालों तक काम करते हैं, वो ऐसा कह रहा है। क्योंकि अगर करियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन देगी तो क्या होगा, और एम्प्लॉयज को भी लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोच रही है, हमारे करियर के बारे में सोच रही है, करियर एडवांसमेंट के बारे में सोच रही है, ताकि हमारा करियर इंप्रूव हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ठहरेंगे ही, रुकेंगे ही। ओके, Training is the process by which aptitude, skills and abilities of the employee to perform specific jobs are increased। हमें पता है कि ये ट्रेनिंग से क्या होगा, एप्टीट्यूड बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगी, एबिलिटीज बढ़ेगी एम्प्लॉय की, वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, डैब हैंड हो जाएगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो क्या होगा, वो अपनी नई नई स्किल्स सीखेगा और अपनी नॉलेज को अप्लाई करेगा। मतलब जैसे कि अब मैनेजर्स भी क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ के जाते हैं और फिर उन प्रिंसिपल को अप्लाई करना सीखते हैं। तो ट्रेनिंग में क्या होगा, जो एम्प्लॉय नई चीजें सीखेगा, नॉलेज सीखेगा, वो उन्हें बाद में अप्लाई करेगा। इट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द करंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर एनी इंटेंडेड जॉब। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और एक जॉब के लिए जो वो करना चाहते हैं उसके लिए तैयार भी करेगी। ये होता है ट्रेनिंग। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो
इट मीन्स ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एम्प्लॉय को ग्रो करने में ये बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एम्प्लॉय की ग्रोथ तो होनी चाहिए, लेकिन ऑल रिस्पेक्ट में। ये नहीं कि सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो तैयार करेगी। ये जो पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयारी करती है ना एम्प्लॉय को, ये सिर्फ ट्रेनिंग करती है। बट डेवलपमेंट क्या होता है, पूरे करियर के लिए तैयार करता है, ऐसे कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयार नहीं करता। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। वैसे अभी हम डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। In some organizations, the term learning and development is used instead of training and development in order to emphasize on the importance of learning for the individuals and the organization. कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं लिखा होता, लर्निंग एंड डेवलपमेंट लिखा होता है, क्योंकि लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। लर्निंग आपको करियर में काम आएगी, लेकिन ट्रेनिंग आपको उस पर्टिकुलर जॉब में ही काम आएगी जिसे आप करना चाह रहे हो। In case the candidate is selected by only on the basis of academic qualification and aptitude for learning, say he or she is selected by a BPO unit by virtue of being extrovert and well versed in English speaking. Like कोई एक इंडिविजुअल है, उसे सिर्फ उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही अच्छी है और उसे लर्निंग के बेसिस पर ही उसे हायर कर लिया, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, वो बीपीओ यूनिट उसे सिलेक्ट कर सकती है ऑफ बीइंग एक्सट्रोवर्ट और वेल वर्स्ड इन इंग्लिश स्पीकिंग। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अच्छा है, इसका मतलब वो इंग्लिश स्पीकिंग में भी अच्छा होगा, तो हम उसमें उसे हायर कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स। ट्रेनिंग क्या करता है, हमारी नॉलेज बढ़ाता है, हमारी स्किल्स बढ़ाता है, जबकि डेवलपमेंट हमारी लर्निंग को बढ़ाता है, ग्रोथ बढ़ाता है। इट इज टू इनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर। ट्रेनिंग क्या करता है, एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि ताकि वो इस पर्टिकुलर जॉब को अच्छे तरीके से कर सके। इट इज टू इनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, जबकि डेवलपमेंट क्या करता है कि ओवरऑल ग्रोथ हो एम्प्लॉय की, ये हेल्प करता है। ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। जॉब ओरिएंटेड है क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब पर ही ध्यान देता है, जबकि डेवलपमेंट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। करियर ओरिएंटेड है बिकॉज ये करियर बनाने में हेल्प करता है। ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऑब्वियसली डेवलपमेंट करियर को लेके चल रहा है, तो करियर क्या होता है, एक तरीके का कि आप पूरी अपनी वर्किंग लाइफ में, कि आप जितना भी काम करोगे, जितना भी टाइम आप वर्क करोगे टिल योर रिटायरमेंट, उसमें आपने कितनी जॉब्स करी हैं, वो सब होता है करियर। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि करियर ज्यादा बड़ा होता है पर्टिकुलर जॉब से। तो दैट्स वाई डेवलपमेंट जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ट्रेनिंग जो है शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोसेस इसलिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जॉब पे ध्यान देती है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म इसलिए है क्योंकि वो करियर पे ध्यान देता है। सो आई होप ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसे भी हम आगे वैसे डिस्कस करेंगे। अभी हम करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। Performance appraisal means evaluating an employee's current or past performance as against certain predetermined standards. Performance appraisal क्या होता है कि हम एक एम्प्लॉय की करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें, जज करें और फिर उसे अपनी उसकी मिस्टेक्स बताए। द एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट व्हाट द स्टैंडर्ड्स आर एंड द सुपीरियर इज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉय फीडबैक ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय को एक्सपेक्ट करते हैं हम कि उसे पता होनी चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स क्या है, रूल्स क्या है, पॉलिसीज क्या, प्रोसीजर्स क्या है, और उसके बेसिस पर ही वो काम करे। और सुपीरियर क्या करेगा, एम्प्लॉय को फीडबैक देगा उसकी परफॉर्मेंस पे और उसे बताएगा भी कि आइडियाज देगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकता है। द परफॉर्मेंस ऑफ अप्रेजल प्रोसेस विल इंक्लूड डिफाइनिंग द जॉब। सबसे पहले तो उसे जॉब डिफाइन करो एम्प्लॉय को कि उसे करना क्या क्या है, उसकी जॉब में काम क्या क्या है। अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो, जज करो, उसकी गलतियां बताओ। प्रोवाइडिंग फीडबैक उसे प्रोवाइड करो। तो ये आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब प्रमोशन कब होता है, जब एम्प्लॉय का काम एम्प्लॉयर को पसंद आ जाता है, सुपीरियर को पसंद आ जाता है, तो वो आपको प्रमोशन देता है, आपको प्रमोट कर देता है हायर पोस्ट पे, उस पोस्ट पे जिसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, क्योंकि उसे आपका काम पसंद आ गया है। दे यूजुअली मीन मोर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब आपको पे, सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, जॉब सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगी।
It becomes necessary for all organizations to address career-related issues and promotional avenues for the employees, because by offering the opportunities for career advancement to their members, organizations are able to attract and retain its talented people. Therefore, manager needs to design activities to serve employees' long-term interest also. अब इस लाइन में वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेके या अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को करियर रिलेटेड इशू, प्रमोशनल इशू जो एम्प्लॉयज को हेल्प करते हैं उन्हें भी डील करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज भी सोचें कि उनके बारे में बात हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना नहीं सोच रही है। तो इससे क्या होगा, जब आप उन्हें करियर एडवांसमेंट की, करियर रिलेटेड इशू की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक नई एम्प्लॉय को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, ऊपर से जो पुराने एम्प्लॉयज है वो भी हमारे पास रहेंगे। देयरफॉर मैनेजर नीड टू डिजाइन एक्टिविटी टू सर्व एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो। तो मैनेजर को हिस्सा लेना चाहिए, पार्ट लेना चाहिए, करियर रिलेटेड इशू पे बात करना चाहिए और ऐसी एक्टिविटी डिजाइन करना चाहिए, जिससे ऐसे टास्क डिजाइन करने चाहिए जिससे एम्प्लॉयज की ग्रोथ में हेल्प हो। लास्ट इज कॉम्पनसेशन। Compensation refers to all forms of pay or rewards given to employees. It may be in the form of direct financial payments like wages, salary, incentive, commissions, and bonuses, and indirect payments like employer paid insurance and vacation. तो कॉम्पनसेशन में हर तरीके के पे इंक्लूड होते हैं, कमीशन हो, बोनस हो, जितने भी रिवॉर्ड हम एम्प्लॉयज को देते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए, वो सब इंक्लूड होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट हो या इनडायरेक्ट पेमेंट हो, जैसे एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस पे कर दी, वकेशंस के लिए पे कर दिया। टाइप्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। टाइम बेस्ड वेज प्लान। A time based plan means salary and wages are paid either daily, weekly, monthly or annually. So एक होता है टाइम बेस्ड वेज प्लान जो फिक्स होता है कि इस टाइम के बाद आपको सैलरी मिल जाएगी। एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान। परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान मींस वेजेस सैलरीज आर पेड अकॉर्डिंग टू पीस वर्क। जितने पीसेस बने, लाइक एक फैक्ट्री में जितने पीसेस बने हैं उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को पेमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर मे बी पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बाय हिम और हर। तो जैसे कि एक ने 9 यूनिट्स प्रोड्यूस करी और एक ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, तो ऑब्वियसली 10 यूनिट्स वाले को ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान। और एक होता है टाइम बेस्ड वेज प्लान जो फिक्स्ड होता है, हर टाइम के बाद एम्प्लॉय को सैलरी मिल जाती है। मेथड्स टू कैलकुलेट द कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स हैं? दो मेथड्स है। सर्टेन पे प्लान्स कैन बी क्रिएटेड विच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव्स फॉर हायर परफॉर्मेंस। कई बार क्या होता है, एक फिक्स सैलरी होती है एक एम्प्लॉय की, उसमें भी हम उसे कह देते हैं कि हम 10% कमीशन देंगे तुम्हें सेल्स पर, 10% कमीशन ऑन सेल्स। तो जितनी भी सेल्स होगी उसका 10% कमीशन भी हमें उस फिक्स सैलरी के साथ देना होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट तुम इसकी बात कर रहा है, फिक्स सैलरी प्लस 10% कमीशन ऑन सेल्स। Various plans may be formulated for paying employees time-based wage or salary, as well as performance-based financial incentive and bonuses and employee benefits. और कई बार टाइम बेस्ड वेज प्लान मतलब हर टाइम के बाद जो सैलरी दी जाती है उसके बाद हमें एक इंसेंटिव्स भी मिल जाते हैं, बोनस मिल जाता है और कमीशंस मिल जाते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का पार्ट मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं जो हम डायरेक्टिंग चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, जब फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़ेंगे। वैसे दिस इज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस। Factors which influence the design of any pay plan, compensation plan। compensation plan के कौन कौन से factors affect करते हैं? लीगल फैक्टर, लेबर लॉज, लेबर यूनियन, कंपनी पॉलिसी, इक्विटी प्रिंसिपल। ये चारों ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉम्पनसेशन प्लान पे फर्क पड़ता है कि हमें कॉम्पनसेशन प्लान चेंज करना है, या तो टाइम बेस्ड देना है या परफॉर्मेंस बेस्ड देना है। तो इन चारों चीजों की वजह से कॉम्पनसेशन प्लान पे अफेक्ट पड़ता है। 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ये देखो 3 मेजर एस्पेक्ट हैं स्टाफिंग के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, और अब हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। It needs to be kept in mind that several factors such as demand and supply of specific skills in the labor market, unemployment rate, labor market condition, legal and political consideration, companies' image, technological development cost will influence the way recruitment and selection and training will be carried out। तो ये जितनी भी चीजें इसने बताई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कॉस्ट हो, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स हो लेबर मार्केट में, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर जाएंगी
रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग अगर ढंग से होगी तो ये सारी चीजें भी अच्छे से इम्प्रूव करेगी, नहीं होगी तो ये सारी चीजें भी बेकार हो जाएंगी। तो रिक्रूटमेंट के दो स्टेप्स, दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आठों स्टेप्स में अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी भी स्टेप में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, एंड इफ यू लाइक माय लेक्चर प्लीज like, comment, share and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Keep supporting.